नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए, पढ़ाई भी करिए अपना, ठीक है। जैसे कि अभी तो आप देख रहे हैं कोई वैकेंसी वगैरह नहीं है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो जब जिसका सिलेक्शन होता है तो आप देखते हैं काफ़ी टाइम से वो पढ़ रहा होता है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगी फिर पढ़ाई करेंगे तब तो बहुत दूर हो जाएगा। देख रहे हैं ना SSGD का कट ऑफ कितना गया हुआ है, जितना सभी लोगों ने बताया था लगभग उससे बहुत ही ज़्यादा गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लगातार लगे रहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत नंबर गया है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत कठिन आया था, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करिए ना। देखिए कितना समस्या आपको कहाँ कहाँ पे कौन से विषय में समस्या, जिस विषय में आपको ज़्यादा समस्या लग रही है उस पर ज़्यादा मेहनत करके देखिए। हालांकि फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको वनडे का एग्ज़ाम निकालना है तो मैथ रीजनिंग अपने आप को बहुत फास्ट करिए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करिए, ठीक। कैलकुलेशन वगैरह में अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निपुण बनाइए। चलिए फिलहाल आज आपकी जो यहाँ पे देखिए मैपिंग का भी इसमें सवाल रहेगा आपका। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लास की। आइए, विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहली बात तो क्या हो गया भैया, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। 10 से 12 अप्रैल तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहे? युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, केन्या। अभी तक देखिए दूसरे लोग हमारे यहाँ घूमने आ रहे थे, अब एक हमारे विदेश मंत्री साहब जी घूमने चले गए हैं, तो वो भी हमको याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है भैया? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री है कौन? तो विदेश मंत्री यहाँ पे आपको लिखा भी गया है, विदेश मंत्री है कौन भैया? तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री अपने कौन है? एस जयशंकर। याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। और एस जयशंकर कब से कब भैया? 10 से 12 अप्रैल 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच में कहाँ की यात्रा की है? इस टाइम किसकी यात्रा करके आए हैं? तो किसका यात्रा करके आए हैं भैया? याद है किसका यात्रा करके आए हैं? तो आपके इसमें युगांडा, किस देश की यात्रा पे गए थे? युगांडा देश की यात्रा। किस देश की यात्रा पे गए थे? युगांडा देश की यात्रा पे गए थे, ठीक है। कौन से देश की यात्रा करके आए हैं? युगांडा देश की यात्रा करके आए हैं। अगर हम बात करते हैं युगांडा, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। इसकी राजधानी क्या है? कंपाला। इसकी राजधानी क्या है? कंपाला है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी क्या है भैया? दोदोमा। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी क्या है भैया? मोगादिशु है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। क्या है भैया? नैरोबी। और आपको याद होना चाहिए नैरोबी में ही किसका हेडक्वार्टर, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर भैया? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और आपको याद होना चाहिए भैया, UNEP के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हमने आपको कई बार बताया, फिर आज आपको हम बताएंगे, इससे कि आपको दिमाग में परमानेंट जो है सेट हो जाए। तो UNEP के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, इसको बोलते हैं गोल्डन 500। कौन सा भी है? ग्लोबल। कौन सा है? ग्लोबल 500 पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये पर्यावरण का पुरस्कार होगा, क्योंकि UNEP देती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि यहाँ पे ई का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। ई का मतलब क्या है यहाँ पे? ई का मतलब यहाँ पे क्या है? पर्यावरण है। तो अगर आपसे कहेगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है, इसी का नाम 2005 में चेंज कर दिया गया। इसी का नाम क्या हो गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार हो गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार हो गया भैया। कौन सा पुरस्कार हो गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार हो गया। कौन सी संस्था देती है? अगर आपसे पूछेगा तो कौन देता है भैया? UNEP देता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? युगांडा। देखिए ये जो सभी के सभी महाद्वीप है, सभी के सभी जो माफ कीजिएगा, जो सभी के देश हैं, ये कौन से महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप के देश हैं? अफ्रीका। चलिए बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, देखते हैं युगांडा कहाँ पे स्थित है आपका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है भैया, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है भैया? अफ्रीका है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया और विषुवत रेखा। तो आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका है। तो ये कौन सा महाद्वीप है भैया? लिख देते हैं यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है।
कौन सा महाद्वीप है आपका ये? अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान से समझिएगा, इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये आपका महाद्वीप देश कौन सा दिख रहा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम यहां से देखिए भैया, आपको यहां से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। चलिए पहले इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं ना। चलिए पहले रेखा को यहां से गुजर जाती है। देखिए ये कौन सी रेखा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी रेखा यहां से गुजरती है? थोड़ा ऊपर से जाता है, पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया रहा। चलिए रेड कलर कर देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा भैया, ये यहां से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? इसमें से ये कौन सी रेखा होकर गुजरती है? याद रखिए कौन सी रेखा भैया? ये कौन सी रेखा है? तो ये कौन सी रेखा, याद रखिएगा ये कौन सी रेखा है भैया? भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा गुजरती है बीचों बीच से होके। कौन सी रेखा वो गुजरती है? भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। और जो आपका युगांडा है वो कौन सी रेखा पे स्थित है? भूमध्य रेखा पे। तो अगर आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश आपके भूमध्य रेखा पे स्थित है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक देश पड़ेगा, इस देश को बोलते हैं गैबोन। इस देश का नाम क्या है? गैबोन। फिर इसके जस्ट आगे जाएंगे, इसका नाम है कांगो गणराज्य। कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। इसके जस्ट आगे जाएंगे कांगो, देखिए ये है कांगो गणराज्य, इसके आगे जाएंगे ये कांगो गणतंत्र है। फिर से देखिएगा, यह है गैबोन, यह है कांगो गणराज्य, यह है कांगो गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं जायरे। ठीक है, फिर से देखिएगा भैया, यह है गैबोन, ये क्या है? कांगो गणराज्य, यह है कांगो गणतंत्र या इसको बोलते हैं जायरे। इसके जस्ट आगे जाएंगे, ये कौन सा देश है भैया? ये आपका देश है युगांडा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा देश है आपका? ये देश है आपका युगांडा। तो गैबोन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, जायरे हो गया, युगांडा हो गया। इसके जस्ट हम आगे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक देश पड़ रहा है आपको, यह अलग देश दिख रहा है। तो इस देश का नाम है भैया, इस देश का नाम है केन्या। क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम है केन्या। इसके जस्ट आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हल्का सा क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ये जो किनारे पे निकला हुआ देश है, ये वाला जो आपको देश दिख रहा होगा, इस देश का नाम है भैया, क्या नाम है इस देश का? तो इस देश का नाम याद रखिएगा, इस देश का नाम है सोमालिया। तो फिर से बता देते हैं कौन कौन से देश, एक बार देखो भैया, ये कौन सा है? गैबोन। ये कौन सा है? कांगो गणराज्य। ये है कौन सा? कांगो गणतंत्र या जायरे। ये कौन सा हो गया? युगांडा। उसके बाद ये कौन सा है आपका भैया? केन्या। इसके बाद में कौन सा देश पड़ता है आपका? सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया। चलिए इसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर एक तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं देशों को यहाँ पे कलर करेंगे। पहले एक बार हम सभी देशों को वहाँ पे कौन से कलर करेंगे जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में, जो आपके भूमध्य रेखा पे स्थित है भैया। ठीक है, चलिए तो एक ये वाला देश स्थित है, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये आपका एक देश स्थित है यहाँ पे। फिर इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, एक ये वाला देश है आपका ना। उसके बाद ये बीच का देश है, यहाँ पे दो छोटे छोटे आपको दो देश दिख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए केवल इसी को हम क्रॉस करके अलग करते हैं यहाँ पे। देखा भैया आपको ये जो आपके ये देश हैं, ये सब किस पे स्थित है? यहाँ पे आपको दिख सकता है। और ये तो देशों को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं देशों को हम कलर करते हैं पहले जहां से भूमध्य रेखा आपकी गुजरी हुई है। ठीक है भैया, चलिए ये आपका पहला देश यहाँ पे है, ये वाला देश। कौन सा देश था बताइए? तो कौन सा देश था? गैबोन। ये कौन सा देश है आपका? गैबोन देश। याद रखिएगा, ये कौन सा देश स्थित है भूमध्य रेखा पे? अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश जो स्थित है, कौन सा देश है भैया? गैबोन देश है। कौन सा देश है आपका? ये गैबोन देश है। कौन सा देश है आपका? ये गैबोन देश है। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं, ये कौन सा आपका देश है भैया यहाँ पे? तो ये कौन सा है? कांगो गणराज्य। ये आपका कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। ठीक है, देखिए बताने को तो आपको पूरा देश बता दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको एक सीमित समय में एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता के आगे निकलना है। ठीक है, चलिए अब हालांकि हम आपको पूरा भी पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा सेटअप हो जाए अपने। थोड़ा दिक्कत है अभी यहाँ पे, लाइट वगैरह की थोड़ी समस्या रहती है ना, तो क्लास लंबी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी ये जो है कि आपको विस्तृत क्लासें नहीं चलाई जा रही होंगी। ठीक है, तो जब हो जाएगा व्यवस्था तो वो भी आपकी क्लासेस ली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे
देखिए ये कौन सा था, गैबोन। ये कौन सा है आपका, कांगो गणराज्य। इसके जस्ट आगे जाएंगे, कांगो गणतंत्र, या इसी को क्या बोलते हैं हम, जायरे बोलते हैं। कांगो गणतंत्र, या इसी को क्या बोलते हैं भैया, जायरे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको कलर कर देते हैं यहाँ पे। आपको अपने हाथ से अपने कॉपी में अगर आपको याद करना है ना, अगर आपको याद करना है ना तो आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं याद होने वाला है, आप भूल जाओगे बहुत। देखिए अभी तो हम याद करवा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा, हमको पता है आपको याद हो जाएगा, 4 से 10 बार आप रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, आप इसको हाथ से अगर बनाएंगे ना तो बहुत दिनों तक आपको दिमाग में परमानेंट सेट रहेगा ये। आप का खा क्यों नहीं बोलते हो, इतना दिन कभी नहीं लिखते फिर भी क्यों नहीं बोलते, इतना बार उसको लिखने के लिए मार पड़ी है आपको ना, आप उसको भूल ही नहीं सकते हो। याद है ना मास्टर साहब लोग कितना मारते थे, का लिखना होता था इस साइड से लिखते थे, इस साइड से, याद है, ऐसे लिख दिया करते थे, बहुत कुटाई होती थी। अब कभी उल्टा बनता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप इतना बार उसको लिख चुके हैं कि वो आपसे गलत होने ही वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी परफेक्टता बढ़ती जाएगी, चाहे वो आपका मैथ हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सबके लिए एक ही नियम है। परफेक्ट अगर आपको बनना है उसमें, अगर आपको चाहिए कि वो अच्छे से आपको आए, तो उसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस विषय की, वो आपको आता जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आपका देश कौन सा था, रिवाइज करिए। गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो गणतंत्र, या इसी को बोलते हैं जायरे। कांगो गणतंत्र या जायरे, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं कांगो गणराज्य, इसको बोलते हैं कांगो गणतंत्र, या इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है भैया, जायरे नाम है। ठीक है, इसके यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इस कलर से यहाँ पे कलर, तो ये कौन सा आपका देश है जिसके बारे में हमने आपको भी बताया, जहाँ पे विदेश मंत्री गए हैं, कौन सा देश है भैया, ये युगांडा देश है। ये कौन सा देश है आपका, युगांडा देश। ठीक है, ये कौन सा देश है आपका, युगांडा देश है। कौन सा देश है आपका, युगांडा देश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला देश, इस देश का नाम अभी हमने आपको बताया, केन्या। हमने अभी इसके बारे में पढ़ा ना, इसमें किसका हेडक्वार्टर है, UNEP। इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी, बताया हमने आपको भी जस्ट। और ये किनारे पे कौन सा देश है भैया, किनारे पे कौन सा देश, तो किनारे पे हमने आपको बता रखा है, किनारे पे कौन सा देश है अपना, किनारे पे है कौन सा देश भैया, किनारे पे देश है सोमालिया। ये लाल कलर का देश कौन सा है, सोमालिया देश है। लाल कलर का देश कौन सा, सोमालिया। जितने देशों को हमने कलर किया है ये सब कौन सी रेखा पे स्थित है, बताइए तो, कौन सी रेखा पे स्थित है, भूमध्य रेखा पे। कौन सी रेखा पे स्थित है, भूमध्य रेखा पे। और सभी के सभी जो आपके जो देश हैं, सभी के सभी जो आप, चलिए उल्टा वाला कम मिटा दिया जाए, और सभी के सभी जो आपके देश हैं भैया, बताइए क्यों नहीं रहा यार ये, ये आपका ब्लैक पेन में ले लेते हैं ना, अब इसको हम लिख दिया थे। बताओ भैया ये कौन सा देश था, इस देश का नाम क्या था, इस देश का नाम था गैबोन। कौन सा देश है, गैबोन। इस देश का नाम क्या है, गैबोन। कौन सा देश है भैया, गैबोन। इसके जस्ट आगे हम गए तो यहाँ पे कौन सा देश था, गैबोन के जस्ट आगे कौन सा था, कांगो गणराज्य। कौन सा है, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य कौन सा है, कांगो गणराज्य। कौन सा देश है, कांगो गणराज्य। ये वाला देश कौन सा था भैया, ये वाला देश कौन सा है, तो याद है आपको ये वाला देश कौन सा है भैया, तो ये वाला देश आपका कौन है, तो ये वाला देश का नाम क्या है आपका, इस वाले देश का नाम याद रखिएगा। इस वाले देश का नाम क्या है भैया, तो इस वाले देश का नाम आपका है कांगो गणतंत्र। क्या है, कांगो गणतंत्र है, या इसी का दूसरा नाम क्या है भैया, जायरे है। क्या है, जायरे। याद रखिए क्या नाम है, जायरे। इसके जस्ट आगे हम गए तो यहाँ पे कौन सा देश है, ये है, ये युगांडा है। इसके जस्ट यहाँ पे जाएंगे भैया, ये कौन सा आपका देश है, तो हमने आपको बताया कौन सा देश है, केन्या। कौन सा देश है, केन्या देश है। यहाँ पे जाएंगे, ये कौन सा देश है, सोमालिया है। कौन सा है, सोमालिया है। ठीक है, ये कौन सा देश है आपका, सोमालिया। तो आप
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो आपको देश दिख रहा है ये कौन सा है? गैबोन देश है। ये आपका कौन सा है? इसके जस्ट आगे गए तो कौन सा मिला? गैबोन मिला। इसके जस्ट आगे गए तो कौन सा मिला भैया? कांगो गणतंत्र या जायरे मिला। इसके जस्ट आगे गए तो कौन सा देश मिला? युगांडा देश मिला। इसके जस्ट आगे गए तो कौन सा मिला? केन्या। और जस्ट किनारे पे गए तो कौन सा देश मिला? सोमालिया देश। कौन सा देश मिला? सोमालिया। ये सभी के सभी देश किस रेखा पे स्थित हैं? सभी के सभी देश किस रेखा पे स्थित है भैया? तो सभी के सभी जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के मकर, माफ कीजिएगा, भूमध्य रेखा पे स्थित देश। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, याद हो गया होगा। भूमध्य रेखा पे स्थित देश कौन कौन सा बताओ भैया? गैबोन, गैबोन के बाद कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद कांगो गणतंत्र, उसके बाद जाएंगे तो कौन सा देश था आपका? कौन सा देश है भैया? युगांडा। युगांडा के आगे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? कौन सा भैया? केन्या। केन्या के आगे जाएंगे कौन सा मिलेगा? सोमालिया। ये सभी के सभी देश कौन सी रेखा पे स्थित है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा पे स्थित है? भूमध्य रेखा पे स्थित है। ठीक है, अब देखो भैया इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान देंगे। देखो भैया यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे, चलिए इसको हम हरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे देखो भैया इस झील का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये झील जो है ये भूमध्य रेखा पे स्थित झील है। इस झील का नाम याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है ये झील कितने देशों से सीमा बनाती है? देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ये कौन सी झील है? तो याद रखिएगा इस झील का नाम याद रखना भैया। इस झील, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इस झील का नाम है, कौन सी झील है भैया? इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सा झील है ये? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। तो भूमध्य रेखा पे स्थित झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। और याद रखिएगा इसके बारे में, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की, याद रखिएगा, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की दूसरे सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है भैया? तो कौन सी झील है? तो विक्टोरिया झील। पहली झील हमने आपको बताई है, तो पहली झील कौन सी है? पहली झील तो आपकी सुपीरियर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, जो कौन कौन से देशों से सीमा बनाती है। अब देखिए आपसे पूछेगा ये किन किन देशों से सीमा बनाता है, तो इसके लिए आपको याद कर लेना है KTU। किसको याद कर लेना है भैया? KTU। देखिए पहला बात तो क्या हो गया? युगांडा हो गया। यू से क्या हो गया भैया? दिख रहे हैं ना, युगांडा। इधर कौन सा है? केन्या। ये नीचे कौन सा है? तंजानिया है। नीचे कौन सा देश है? ये आपका तंजानिया है। कौन सा देश है आपका? तंजानिया। तो कौन कौन सा हो गया भैया? केन्या, तंजानिया, युगांडा। तो कितने देशों से सीमा बनाती है? 3 देशों से सीमा बनाती है और भूमध्य रेखा पे स्थित है। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया झील। क्या नाम है? विक्टोरिया। और इसी से कौन निकलता है भैया? इसी से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? इसी से निकलती है श्वेत झील, श्वेत नील। कौन सी निकलती है? यहाँ से श्वेत नील। कौन सी है भैया? श्वेत नील यहाँ से निकलती है, याद रहेगा। कौन सी नील है यहाँ पे? ये तो नील हो गया। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है? श्वेत नील नदी, याद रखिएगा। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। क्लास के जस्ट बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा भैया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट ही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, बंगलुरु, वाराणसी, भोपाल। तो ये देखो भैया लखनऊ में क्या किया गया भैया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। क्या किया गया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु का जो शिफ्टिंग हो रहा है, उसको मतलब उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। इसलिए यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना भी है। इसके अलावा वीजा फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया है? यूपी के अंदर। कहाँ खोला गया भैया? वीजा फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया। इसके अलावा याद रखिएगा फर्स्ट
फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो याद रखिएगा पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी कहाँ खोला गया है? तो इसके अलावा आपको लखनऊ, इसके अलावा याद करिए भैया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कहाँ हुई है? लखनऊ में। याद रखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर जो आपकी समिट हुई है 2023 में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। बेंगलुरु में याद करिए भैया फर्स्ट मेथेनॉल बस सेवा, फर्स्ट मेथेनॉल बस सेवा, फर्स्ट मेथेनॉल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो आपके बेंगलुरु में। इसके अलावा याद रखिएगा बिम्स्टेक जो है भैया, बिम्स्टेक का जो एनर्जी सेंटर है, इसकी फर्स्ट बैठक, एनर्जी सेंटर की फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई? तो आपके बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसके अलावा भैया याद रखिएगा G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक, बैंक गवर्नरों की बैठक, G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है? याद रखिएगा कहाँ पे हुई भैया? आपके बेंगलुरु में। कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। वाराणसी की बात करें, याद रखिएगा संघाई कोऑपरेशन की पहली सांस्कृतिक राजधानी, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी, पहली सांस्कृतिक राजधानी, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है भैया? वाराणसी। कौन है? वाराणसी। इसके अलावा याद रखिएगा वाराणसी में, याद रखिए भैया, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट कहाँ पे भैया? तो याद रखिए कहाँ पे? आपका वाराणसी में है। इसके अलावा याद रखिएगा G20 के कृषि समूहों की बैठक, G20 के कृषि समूह की बैठक कहाँ पे होगी? तो G20 के कृषि समूह की बैठक कहाँ पे होगी? वाराणसी में होगी। अगर हम भोपाल की बात करते हो तो याद रखिए भैया अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ भैया? याद रखिए कहाँ पे? भोपाल में। इसके अलावा भोपाल में भैया 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1984। कौन सी कंपनी थी भैया? यूनियन कार्बाइड। कौन सी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी के में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? याद आपको कमेंट करके बताना यूनियन कार्बाइड कंपनी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण 3 दिसंबर 1984 को क्या होता भैया? भोपाल गैस कांड हुआ था। तो इसमें आपसे पूछा है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ भैया? तो कहाँ पे हुआ है? आपका लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है 101, 126, 132, क्या है भैया? 42। तो आपको हमने अभी कल या परसों पढ़ाया होगा भैया फीफा के द्वारा, फीफा की जो रैंकिंग आई है, फीफा की रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला? 101वां। फीफा की रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम, भारतीय जो फुटबॉल टीम है, भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 101वां स्थान मिला है। 126 याद करो भैया, याद करिए विश्व प्रसन्नता सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 126वां स्थान है। इसके अलावा 132 क्या भी है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है भैया? तो 132वां। मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है भैया? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। फीफा की रैंकिंग तो फीफा ही जारी करता है। ठीक है, अब इसमें एक ही ऑप्शन आपको बच रहा है, कौन सा भैया? 42वां। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अगर हम बात करें कौन से 2023 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भैया अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें इसको जारी करता कौन है? याद रखिएगा इसका जारी करता कौन है? तो इसका जारी करता कौन है? तो भैया US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए आजकल जो ट्रेंड बदला हुआ है उसमें आपसे पूछेगा ये सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कौन जारी करता है भैया? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है,
यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी इसको करता है। और याद रखिएगा इसमें इस बार 2023 में कुल कितने देश शामिल थे, कुल देशों की संख्या इसमें कितनी थी, तो कुल देशों की संख्या इसमें कितनी थी, 55 देश थे। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, इस बार 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था, ये फर्स्ट में कौन सा देश है कि देखिए जारी कौन करता है, जो जारी करता है वही पहले स्थान पे इसमें कौन है भैया, यूएसए। पहले स्थान पे इसमें कौन सा देश है, यूएसए। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भैया, भारत कौन से स्थान पे, तो भारत आपका कौन से स्थान पे, इसमें 42वें स्थान पे। याद रखिएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है उसमें कौन से स्थान पे भी है, 42वें स्थान पे है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन से स्थान पे है, 42वें स्थान पे। ठीक है, याद करिए एक बार फिर से। 101 क्या है, फीफा की रैंकिंग है। 126 क्या है, प्रसन्नता सूचकांक है। 132 क्या है, मानव विकास सूचकांक है। 42 नंबर पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। प्रसन्नता कौन जारी करता है भैया, एसडीएसएन जारी करता है। विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है भैया 11 अप्रैल को किस महान विभूति की जयंती थी। आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, फणीश्वर नाथ रेणु, सैमुअल हनीमैन, मोरारजी देसाई। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भैया, सभी के सभी के बारे में जानकारियां क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस लिखते जाना है, अगर आपको पता है तो बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है क्या है भैया, ज्योतिबा फुले। तो देखिए अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं ना, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। देखिए अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करें, इनका जो जन्म होता है भैया, इनका जो जन्म होता है वो 11 अप्रैल को होता है। 11 अप्रैल इनका जो सन लिखना है 1827 है। ठीक है, 11 अप्रैल 1800 इनका जन्म कब होता है, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पे होता है भैया, महाराष्ट्र में जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और अगर हम बात करें जो ज्योतिबा फुले जी हैं, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है भैया, गुलामगिरी। क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी। इसके अलावा याद रखिएगा तृतीय रत्न, क्या नाम है, तृतीय रत्न। तृतीय रत्न ये भी किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा गुलामगिरी और तृतीय रत्न। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गुलामगिरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और तृतीय रत्न, गुलामगिरी और तृतीय रत्न किसकी पुस्तकें हैं, तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। याद रखिएगा। और याद रखना भैया जो ज्योतिबा फुले हैं, इनके द्वारा सन 1873 में, कब भैया, सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। कब, 1873 में। और इन्हीं की पत्नी का नाम क्या है भैया, इन्हीं की पत्नी का नाम क्या है, इन्हीं की पत्नी का नाम लिख लीजिएगा, सावित्रीबाई फुले। इन्हीं की पत्नी का नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले। इन्हीं की पत्नी का नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले, इन्हीं की पत्नी का नाम है। और सावित्रीबाई फुले तथा ज्योतिबा फुले ने मिलकर क्या किया था भैया, इनके दोनों के द्वारा मिलके सन 1848 में भारत के अंदर महिलाओं के लिए पहला विद्यालय पुणे में खोला गया। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा मिलके सन 1848 में भारत के अंदर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहली बार क्या किया गया, विद्यालय खोला गया। कहां पे खोला गया, पुणे में। कब खोला गया, 1848 में। 1848 में पुणे में क्या किया इन्होंने, तो पुणे में क्या किया भैया, महिलाओं के लिए फर्स्ट विद्यालय खोला। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, फर्स्ट विद्यालय खोला 1848 में। कहां पे खोला, पुणे में खोला। और याद रखिएगा किसके लिए है, महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय भारत में किसने खोला, तो सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने मिलकर, क्या नाम है, ज्योतिबा फुले ने मिलकर खोला। इन्हीं की जयंती कब है भैया, आपको 11 अप्रैल, इसके कब होती है, 11 अप्रैल को होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा भैया, ज्योतिबा फुले। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म होता है भैया बिहार में होता है। कहाँ पे होता है, बिहार में भी इनका एक गांव है, हिंगना गांव। कौन सा गांव है, हिंगना गांव है। और याद रखिएगा इनकी जो एक फेमस बड़ी रचना है, एक बड़ा फेमस उपन्यास है, उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है भैया, मैला आंचल। कौन सा उपन्यास है, मैला आंचल। याद रखिएगा मैला आंचल।
मैला आंचल, इनका बड़ा फेमस ये उपन्यास है, क्या है भैया, मैला आंचल। किसकी रचना है, याद रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, जो सैमुअल हनीमैन है भैया, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं होम्योपैथी का जनक। क्या बोलते हैं इनको, होम्योपैथी का जनक। इनको क्या बोलते हैं, होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जनक इनको कहा जाता है, होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। और 10 अप्रैल को इनकी क्या होती है भैया, 10 अप्रैल को इनकी क्या होती है, जयंती होती है। 10 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, इसलिए 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कब भैया, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें, इनका जन्म कहां पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था भैया गुजरात। ये किस राज्य के थे, गुजरात राज्य के थे। किस राज्य के थे, गुजरात राज्य के थे। और याद रखिएगा 1977 के दौरान ये क्या थे भैया, भारत के क्या बने थे, पीएम बने थे। 1977 के दौरान भारत के पीएम कौन थे भैया, मोरारजी देसाई। और याद रखिएगा सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बार बजट जो है, बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, किसके पास, कितनी बार भैया, 10 बार। और याद रखिएगा मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है, इससे सवाल पूछा जाता है, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है भैया, तो इनके समाधि स्थल का नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या नाम है, याद रखिएगा, अभय घाट। क्या भैया, अभय घाट। इसको याद कैसे रखेंगे, अभय घाट। याद देखो भैया, देखो यहां पे लिखा है ना मोर, मोर क्या करता है, सांप से भी नहीं डरता। मोर, अगर हम आपको एक साधारण आदमी जो इसको सांप दिख गया तो बेचारे डर के मारे घर में नहीं जाता, लेकिन देखो भैया मोर क्या करता है, सांप से भी नहीं डरता, यानी वो क्या होता है, अभय होता है। तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो क्या भैया, अभय घाट है। क्या है, अभय घाट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखो भैया इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये लिख लेना है कॉपी में, ठीक है, क्योंकि आप जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, सबको पता रहता है। जो छिपे छिपे सवाल होते हैं, जो छिपे जलप्रपात यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसमें आपको लिख लेना है कौन कौन सी नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे, देखिए आपको ये सुमेलित करना है, उसके बाद स्कूट में आंसर देना है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो बेचारे नए होते हैं उनको पता नहीं चलता, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को कि आपको आंसर यहाँ नहीं देना, ये एक काला करके चले आएंगे बेचारे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना है भैया, आपको आंसर यहाँ पे नहीं देना है। आपको आंसर कहाँ देना है, आंसर आपको यहाँ देना होता है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे देना होता है। अभी हम ऑफलाइन का टेस्ट लेते हैं तो देखते हैं कुछ बेचारे जो भी नए बच्चे आते हैं तो वो भी इस तरह से करते हैं, हालांकि सही है, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, हमसे भी जब शुरू में पढ़े तो गलती होती है, लेकिन ध्यान रखिए उसको सुधारा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या भैया, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है, चंबल, बिल्कुल सही बात है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है, चंबल नदी पे है। लिंग सियांग जो जलप्रपात है कौन सी नदी है, किन्सी नदी, बिल्कुल सही है। बहरी जलप्रपात ये कहाँ है भैया, बुंधावल, कौन सी गंगा पे, कौन सी नदी पे है, बुधावलंगा नदी पे है, बिल्कुल सही है। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे। तो ये भी क्या होगा भैया, सही, बिल्कुल। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का कितना है भैया, 4। कौन कौन सा है लिख लीजिएगा। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे, इंपॉर्टेंट है। लिंग सियांग कौन सी नदी पे है, किन्सी नदी, कौन सी नदी पे है भैया, याद रखिए कौन सी नदी पे, किन्सी नदी पे। बहरी जलप्रपात कौन सी नदी पे है, याद रखिएगा बुधावलांग नदी पे, कौन सी नदी पे, बुधावलांग नदी पे है। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी, कौन सी नदी पे है भैया, नर्मदा नदी पे। कौन सा जलप्रपात है, कपिल धारा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन से आपका हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे मिल भी रहा है, ए बी सी आपका डी मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखो भैया ये मत सोचा करिएगा पीडीएफ मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं, पीडीएफ मिलेगा तो आप लिखोगे नहीं, हमको पता है। पीडीएफ आप उसे पढ़ के ऊपर नीचे करोगे, सर ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ देखने में लग रहा है ना, ऐसे कलर में लिखा गया बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं, आप सबसे अच्छा कलर आपके हाथ का है। जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना, वो सबसे अच्छा चीज़ है। ठीक है, आप पीडीएफ पढ़ के आप नहीं पढ़ोगे उसको, आप सिर्फ आप कलर देखोगे, हाँ बड़ा अच्छा लिख रहा है, ऐसा लाल कलर में लिखा है, हरे कलर में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, आप अपनी कॉपी से अपनी राइटिंग में लिखिए। ठीक है, चलिए तो भैया ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी तो नहीं है पेज इसमें,
इतना ही पेज है ना। चलिए, क्लास कैसी लगी भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।